आदर्शवाद की विचारधारा और विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं आदर्शवादी शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए। आदर्शवादियों ने कहा कि शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए। उनमें से कुछ दार्शनिक हैं जैसे सुकरात, प्लेटो, कमेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, दयानंद सरस्वती, टैगोर, गांधी। इन्होंने शिक्षा पर और पाठ्यक्रम पर, उद्देश्यों पर विचार किया कि शिक्षा आदर्शवादी शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, आदर्शवादी शिक्षण विधियां किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए। आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए। आदर्शवादी मनुष्य में सद्गुणों के विकास करने वाली शिक्षा को वास्तविक शिक्षा मानते हैं। इस प्रकार आदर्शवादियों ने कहा कि सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति के लिए शिक्षा के अर्थ को विभिन्न आदर्शवादियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिनमें से प्लेटो ने सबसे पहले कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुणों की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। अतः उन्होंने कहा कि शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए जो शिक्षा बच्चों को दी जाए उस शिक्षा के द्वारा बच्चों की आदतों में सद्गुणों का विकास हो और उनके अंदर जो प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी हो, उनके जो अंदर भाव हो, उसके द्वारा वो अच्छे गुणों द्वारा समाज को अच्छा बना सके। इसके बाद कांट ने कहा कि विश्व में सफल होने की योग्यता प्राप्त करना शिक्षा नहीं वरन मानवता के आदर्श समाज की तैयारी करना है। उन्होंने कहा कि आदर्शवादी समाज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा द्वारा ऐसे मानव का निर्माण करना होगा जिनके अंदर मानवता हो। यदि ह्यूमैनिटी नहीं होगी तो हमारा समाज अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए कांट ने ये कहा कि हमें शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए उनमें सबसे पहले मानवता का गुण विकसित करना चाहिए। मानवता के गुण को विकसित करने के लिए हमें एक आदर्श समाज की संकल्पना करनी चाहिए। आदर्श समाज को निर्मित करने के लिए हमें बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके अंदर मानवता हो, जिससे उनके अंदर ह्यूमैनिटी हो, उनके अंदर दया हो, उनके अंदर अच्छे भाव हों, वो सब में एकता देखें, वो सबके प्रति प्रेम करें, उनमें विश्व बंधुत्व की भावना हो। ये सब चीज़ें वो देखना चाहते थे। कांट ने बोला कि मानवता यदि मनुष्य के अंदर होगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसके बाद पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। मनुष्य के अंदर जन्मजात शक्तियां होती हैं, लेकिन उन शक्तियों को विकसित करने के लिए हमें ऐसी शक्तियों का विकास करना होगा जो सब में समान रूप से सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए हों और जो प्रगतिशील विकास के लिए हों। वो इस तरीके की शिक्षा को प्रदान करें जिसके माध्यम से हमारे लिए एक प्रगतिशील समाज का निर्माण हो। हम समाज का निर्माण करें तो वो समाज एक प्रोग्रेसिव समाज हो, एक ऐसा समाज हो जिसमें समाज की प्रगति करना हो। वो केवल अपने लिए जीना नहीं सीख रहे हों, उनके अंदर जो जन्मजात शक्तियां हैं उनमें जो अच्छी शक्ति है उस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा द्वारा उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा के द्वारा उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाकर हम शिक्षा के इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। अतः आदर्शवादियों ने कहा कि समाज के निर्माण के लिए सुयोग्य नागरिकों का होना, आदर्श नागरिकों का होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें मानवता का होना जानना बहुत ज़रूरी है, मानवीय गुणों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा के अंदर हमें मानवीय गुणों का विकास, सद्गुणों का विकास और आदर्शों का विकास करना होगा। अब आदर्शवादियों ने
शिक्षा के उद्देश्य बताए कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा किस तरीके से हमें बताई जानी चाहिए, बच्चों को हमें किस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें किस तरीके के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए, किस तरीके के उद्देश्य हम बनाएं जिससे एक विकासशील समाज का निर्माण हो। हमें पहले उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए उनमें किस प्रकार के आदर्श डालने होंगे, किस प्रकार की शिक्षा देनी होगी, किस प्रकार के कार्य करने होंगे, किस तरीके से उन्हें शिक्षित करना होगा कि उनके अंदर मानवता आए, उनके अंदर ऐसा गुण आए जिसके द्वारा वो एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जो सुयोग्य नागरिक संसार में जाएं तो बहुत अच्छा कार्य करें, समाज को उन्नत बनाएं, समाज को विकसित करें, समाज को प्रगतिशील करें। उसके लिए उन्होंने उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए कहा। इसके लिए रॉस ने कहा कि आदर्शवाद ने विधियों की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्यों के लिए अधिक योगदान दिया। उन्होंने इन उद्देश्यों को बनाया जिसमें सबसे पहला उद्देश्य था आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति का उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, इस उद्देश्य को बताया कि हम यदि बच्चों में सेल्फ रियलाइजेशन, यदि हम बच्चों में आत्म अनुभूति को डाल दें, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए उनके व्यक्तित्व में यदि हम प्रथम उद्देश्य आत्म अनुभूति का डाल दें तो हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें सबसे पहले आत्म अनुभूति का उद्देश्य डालना बहुत जरूरी है। आत्म अनुभूति के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, हमने मनुष्य जीवन लिया है, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम स्वयं को कितना जान पाए, हमारे मानव व्यवहार द्वारा कितने लोगों को कष्ट पहुंच रहा है, कितने लोगों को सुख पहुंच रहा है। ये आत्मानुभूति हम किसके द्वारा जान सकते हैं? शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा जान सकते हैं। शिक्षा के इस उद्देश्य द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, ये सब हम किसके द्वारा जान सकते हैं? आत्म अनुभूति के द्वारा। आदर्शवादियों का प्रथम उद्देश्य आत्म अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करना ही है, क्योंकि आत्म अनुभूति के द्वारा ही हम अपने को पहचानना, अपने को जानना। सबसे पहले हम दर्शन की इस विशेष विचारधारा के द्वारा आत्म अनुभूति करते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई उद्देश्य नहीं आया जिससे हम ये जाने कि हम क्या हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है, हमारा जन्म हुआ है तो उसका कारण क्या है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है। इसका उद्देश्य हमें केवल आदर्शवादी शिक्षा ही देती है। वो हमको ये बताती है कि अगर हम स्वयं को जान लें कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है। आदर्शवादी विचारधारा आत्म अनुभूति की विचारधारा को बताती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें आत्मा के रूप में सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया। सर्वश्रेष्ठ जीवन के लिए हमें बहुत अच्छा व्यक्ति बनाया, हमें एक अच्छा विचारशील प्राणी बनाया, जिसमें हम सबके बारे में सोच सकते हैं। सबके बारे में सोचने के बाद हम दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं। हमारी आत्मा हमें जागृति की ओर ले जाती है। हमारी आत्मा हमें ये बताती है कि हम अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म लिए हैं। हम केवल क्या हमारा जन्म खाना खाने के लिए हुआ है, हमारा जन्म केवल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हुआ है, क्या हमारा जन्म माता पिता से पैसे लेने के लिए हुआ है, या हम अपने कर्तव्यों द्वारा अपने जीवन निर्वहन के लिए भी कोई कार्य कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने कार्यों द्वारा दूसरों को अच्छी अनुभूति करा सकते हैं, दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो हम अपने माता पिता के जो माता पिता हमारे कर्तव्य कर रहे हैं
उन कर्तव्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन करने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा जो जन्म हुआ है, हमें भी दूसरों की सेवा करना चाहिए। तो फिर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। फिर हम आत्मबोध द्वारा मनुष्य जीवन के इस जीव तत्व को जानते हैं, और जीव तत्व को जानने के बाद हम अपने कर्तव्यों के बारे में जानते हैं कि मनुष्य जीवन के क्या कर्तव्य हैं। हम अपने जन्म के बाद हम अपने परिवार का, जिस तरीके से हमारा परिवार भरण पोषण कर रहा है, हमें भी उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। और शिक्षा के द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि हमें शिक्षा दी गई है, तो हमें जानना है कि हम क्या हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य ये जानना है कि हम किस तरीके से संसार में आए हैं, हम इस संसार में आकर हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे दूसरों को सुख पहुंचाएं, कैसे दूसरों के सुख में सुख, दुख में दुख की अनुभूति करें, अपने आप को जानने के बाद हम अपने कर्तव्यों द्वारा ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। फिर ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान के प्रति चलें, सत्य के नियमों का पालन करें, सत्य की राह पर चलें, फिर ईश्वर के समीप पहुँचें। ईश्वर के समीप पहुँचने के बाद हम सारे शाश्वत स्वरूपों को जान लेते हैं और हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं, और हमारे व्यक्तित्व का उन्नयन हो जाता है। जब हम इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं तो हमारे व्यक्तित्व की उन्नति हो जाती है। हम जब आत्म स्वरूप को जानते हैं, जब हम अपने बारे में जानते हैं, अपनी आत्म स्वरूप, अपने आप को स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन हमारा हो जाता है, तो हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं, और इस उद्देश्य के द्वारा हम आत्म अनुभूति कर लेते हैं, और उस आत्म अनुभूति के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं। और जब हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है तो हम सबके बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, हमारी सोच परमार्जित हो जाती है, हम सबके प्रति अच्छे भाव रखते हैं और अच्छा सोच रखते हैं। और इसके लिए ही हमें शिक्षा दी जाती है कि हम समाज के काम आएं, समाज के लिए, समाज के हित में कार्य करें, समाज के स्वरूप के अनुसार चलें, समाज ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों पर आधारित हम कार्य करें, हम अपनी आत्मा की उन्नति करें, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करें, दूसरों को भी ईश्वर के सानिध्य में ले जाएं। इस तरीके के आत्म अनुभूति का उद्देश्य शिक्षा द्वारा आदर्शवादियों ने बनाया। दूसरा उद्देश्य इनका है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि करना। जो हमको संस्कृति विरासत में मिली हुई है, हमको आदर्शवादी संस्कृति ने हमारा जो सृजन किया है, हमें जो बनाया है, हमें हमारे परिवार में हमें जो संस्कार मिले हैं, हमें जो हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी जो संस्कृति है, उसका जो कल्चर है, उसका जो आदर्श है, उसकी आइडियाज़ हैं, हमारे भारत का विचार है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा कुटुंब है। ये जो संस्कृति हमें मिली हुई है कि सब जन एक हैं, सभी व्यक्ति एक हैं, इन व्यक्ति में पूरा संसार हमारा परिवार है। उस परिवार में को जब हम परिवार की तरह देखते हैं तो हम कभी विनाश के बारे में नहीं सोचते, हम सदैव अच्छे कार्य करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमें इस कार्य को करने के लिए, इस कल्चर को संभालने के लिए हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस संस्कृति को संभाल के रखते हैं। और ये संस्कृति शिक्षक द्वारा हमें प्राप्ति होती है, हमें परिवार द्वारा प्राप्ति होती है, हमें समाज द्वारा प्राप्ति होती है, और समाज से हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्कृति को आगे बढ़ाते जाते हैं। और इस संस्कृति को बढ़ाते बढ़ाते हम देश के बारे में सोचते हैं, हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, हम पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं। तो आदर्शवादी
इस विचारधारा ने हमें ये बताया कि जो भी विचार हमारे हैं, जो भी अच्छे विचार हमें हमारे परिवार द्वारा मिले हैं, हमारे समाज द्वारा मिले हैं, हमारे शिक्षकों द्वारा हमारे अंदर जो मानवीयता का विकास हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे अंदर आई है, इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस संस्कृति को आगे बढ़ाने, उसको और अच्छा बनाने के लिए हम कार्य करें। शिक्षा द्वारा हम और सारे लोगों की संस्कृति को जानें, उस संस्कृति को अपने जीवन में स्थापित करें, उसे और अच्छा बनाएं और परमार्जित करें। परमार्जित करने के बाद हम उसमें पूर्णता लाएं और उस पूर्णता के बाद हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्रों का विस्तार करें। उन विस्तारों को फिर आगे बढ़ाने के लिए और अधिक उन चीज़ों को अपने अंदर लाएं जो और धर्मों की श्रेष्ठ हैं। अपने अंदर श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश अपने अंदर करना होगा और सारी विरासत को भी हमें अपने अंदर समाहित करना होगा। हम श्रेष्ठ तभी बन सकते हैं जब सभी चीज़ों को, सभी कल्चर्स को एक साथ लेकर हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। समाज को आगे बढ़ाने का कार्य जब हम आगे करेंगे तो हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर होगा और जब राष्ट्र उन्नति की होगा तो हम गौरवशाली होंगे। हम देश के हित में कार्य करेंगे, हम समाज के हित में कार्य करेंगे, हम देश के हित में कार्य करेंगे। हम अपनी उस विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर संसार के प्रत्येक व्यक्ति से प्यार करेंगे। सबसे प्रेम करने के बाद समाज को, अपने राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएंगे। इसके बाद हमारा उद्देश्य है चिरंतन मूल्यों की प्राप्ति करना। चिरंतन मूल्य हमारे क्या क्या हैं? हमारे चिरंतन मूल्य हैं जो कभी नहीं बदलने, इटर्नल वैल्यूज। इटर्नल वैल्यूज आदर्शवाद ने बताई हुई है। हमारी इटर्नल वैल्यूज हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो हम कहीं भर चले जाएं, संसार के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किंतु हम सत्य का साथ न छोड़ें, हम गॉड का साथ न छोड़ें, हम सुंदरता की बात न छोड़ें, हम अपने व्यक्तित्व में आंतरिक सुंदरता को हमेशा आगे लेकर चलें। यदि हमारे अंदर ये सब अच्छाइयाँ रहती हैं तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप अच्छा रहता है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा रहता है, हम समाज में बहुत अच्छे प्राणी माने जाते हैं। समाज के किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, राष्ट्र के किसी कोने में हम चले जाएं, लेकिन हमारी इटर्नल वैल्यूज़ को कभी बदलना नहीं चाहिए। हम अपने व्यक्तित्व में इन सारी चीज़ों को हमेशा अगर समाहित किए रहते हैं तो हमारे अंदर ऐसे भाव नहीं आते, हम सदैव एक जैसा व्यवहार करते हैं। यदि हमारे अंदर कभी भी क्रोध आता है तो हम आत्मानुभूति द्वारा यह जान लेते हैं कि अब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो इस क्रोध को हमें कैसे कम करना चाहिए। क्रोध को कम करने के लिए हमारे पास उपाय होते हैं। हम शांति पूर्वक बैठते हैं, हम ईश्वर का ध्यान देते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति दो कि हम शांति को प्राप्त करें, हम सत्य के मार्ग पर चलें। यदि हमारे ऊपर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं तो उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम ईश्वर के सानिध्य में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें अपनी शरण में ले लो, हमें शांति दो, हमें दूसरों को शांति प्रदान करने का माध्यम प्रदान करो, हमें सत्य की राह में चलने के लिए अग्रसर करो। हम जब सब सारे गुण अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेते हैं तो हम सदैव एक जैसा जीवन जीते हैं, चाहे जिस राष्ट्र में चले जाएं, चाहे जिस राज्य में चले जाएं, चाहे जिस समाज में चले जाएं, हमारे अंदर वो भाव हमेशा रहते हैं। यदि हम आदर्शवादी चिंतन को अपने जीवन में लेते हैं तो हमारी इटर्नल वैल्यू एक जैसी हर समाज में रहती हैं। हर समाज में रहने के कारण हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आता। हमें चाहे जिस परिस्थिति में रख दिया जाए, हमारी इटर्नल वैल्यूज़ कभी बदलती नहीं हैं। हमारे अंदर वही भाव रहते हैं। हम कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं कर सकते हैं। यदि आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार हमारे विचार परमार्जित हो जाते हैं तो हमारे अंदर कोई गलत भाव कभी भी आ नहीं सकते। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में आदर्शवादी शिक्षकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने इस विचारधारा में ये कहा कि अपने व्यक्तित्व के अंदर यदि हम
इन शाश्वत मूल्यों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छे आदर्श नागरिक की एक बहुत बड़ी संकल्पना उत्पन्न हो जाती है और हम राष्ट्र का उद्धार करने लगते हैं, राष्ट्र को गौरवशाली बना लेते हैं। हम अपनी सुख सुविधा को त्याग कर समाज के काम आ सकते हैं। हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है। हम समाज के काम आ सकते हैं, हम राष्ट्र के काम आ सकते हैं, हम विश्व के काम आ सकते हैं। अतः आदर्शवादी इस उद्देश्य को लेकर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उस अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हमें इन मूल्यों को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। हम चाहे मनुष्य जीवन में हो या मनुष्य जीवन के बाद जो संसारिक जीवन हमको मिलता है या किसी देश में जाने को हमें मिलता है, लेकिन हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति सदैव ईमानदारी का अगर कार्य करेंगे, हमारे मूल्य अगर इसी तरीके से रहेंगे तो सदैव हम बहुत अच्छे प्राणी बनेंगे। और मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए, सोचने के लिए विचार शक्ति सबसे ज्यादा होती है। तो मनुष्य में यदि बौद्धिक शक्ति है तो वो अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा सृजन कर सकता है, विनाश नहीं कर सकता। यदि हमारे अंदर ये इटर्नल वैल्यूज सत्य, शिव और सुंदर समाहित हो जाता है तो हमारा व्यक्तित्व कभी भी गलत कार्य की ओर नहीं बढ़ता। हमें कितना प्रेरित किया जाए कि हम विनाश करें, हम विनाश नहीं कर सकते। हम सदैव चिरंतन शाश्वत मूल्यों की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम ईश्वर के प्रति आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम ईश्वर के सानिध्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हम सदैव कभी हारेंगे नहीं, हम कभी पराजित नहीं होंगे, हम कभी थकेंगे नहीं। ये सारे मूल्य हमारे अंदर अगर समाहित हैं तो हम आगे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आदर्शवादी शिक्षा का एक और उद्देश्य है पवित्र जीवन की प्राप्ति, होली लाइफ। किस तरीके की लाइफ हो कि हमारा जीवन पवित्र हो। पवित्र जीवन होने के लिए हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीना होगा, हमें सामान्य जीवन जीना होगा, हमें भौतिकता से बहुत दूर हो जाना होगा, हमें शुद्धता का जीवन जीना होगा। हम अपने आहार व्यवहार हर चीज में पवित्रता लाएंगे। हम किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाएंगे, हम किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाएंगे, हम किसी के प्रति गलत कार्य नहीं करेंगे। हमारे अंदर सदैव बहुत अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। हम किसी का बुरा करने की नहीं सोचेंगे। हमारे अंदर जब बुरे भाव नहीं आएंगे तो किसी के बुरे भावों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने जीवन में शाश्वत मूल्यों को धारण कर लिया है, आदर्शवादी उद्देश्यों को ग्रहण कर लिया है। इसलिए हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। हम होलिस्टिक लाइफ जिएंगे और इस लाइफ से जीने के लिए हमारा जीवन ईश्वर के हर कार्य को मानेगा, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे। हम उस जीवन को जान रहे होंगे। उस जीवन को जानने के लिए हमें सब चीज़ों की जानकारी होगी। फिर हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। हमारा जीवन पवित्र होगा और हम दूसरों में भी पवित्रता देखेंगे। पवित्र जीवन जीने के लिए ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का, हम चाहे जिस भी ईश्वर को मान रहे हो, हम चाहे साकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हो या निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, हमारी उपासना सदैव समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। जब हम अच्छा जीवन जीने लगते हैं, जब हम राष्ट्र के हित की बात करने लगते हैं तो हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। और ये आदर्शवादी उद्देश्य हमें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उन्नति का मार्ग आगे दिखाता है और हम उन्नति की मार्ग पर चल रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे विचारवादी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने अपने विचारों द्वारा सत्य के लिए सारा कुछ किया और समाज के लिए किया। अपने जीवन में सब कुछ इतना सारा कार्य किया। टैगोर ने
जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं, उन सभी ने अपने व्यक्तित्व में इन इटर्नल वैल्यूज को आगे बढ़ाया और समाज को बहुत कुछ देने की कोशिश की। इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें भी अपने जीवन में इन शाश्वत मूल्यों को धारण करना होगा, तभी हम पवित्र जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बुद्धिस्टों के बाद हम आदर्शवाद के पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं कि कैरिकुलम किस तरीके का हो। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में यदि हम जाने तो जो पाठ्यक्रम होता है वो इस तरीके की क्रियाएं होती कि हमें किस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, किस तरीके के विषय पढ़ाए जाने चाहिए, किस तरीके की क्रियाएं होनी चाहिए, किस तरीके की शैक्षिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जिससे हम अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकें, अच्छे शिक्षक बना सकें, अच्छे शिष्य बना सकें। उनके लिए हम पाठ्यक्रम को किस तरीके से पाठ्यक्रम में विषयों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्लेटो के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति था, जिसे शाश्वत मूल्यों, सत्य, शिव और सौंदर्य से प्राप्त किया जाना था। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक क्रियाएं करनी होती हों। इन क्रियाओं के लिए हमें विषयों में भाषा, साहित्य, इतिहास, गणित, विज्ञान विषयों का समावेश करना चाहिए। सौंदर्यात्मक क्रियाओं के लिए हमें कला, कविता को स्थान देना चाहिए। नैतिक क्रियाओं के लिए हमें धर्म, आध्यात्म और नीति शास्त्र को सम्मिलित करना चाहिए। अब रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम में 2 प्रकार की क्रियाओं को समाविष्ट किया जाना चाहिए, एक शारीरिक क्रियाएं, दूसरी आध्यात्मिक क्रियाएं। इन क्रियाओं में सबसे पहले शारीरिक क्रियाओं में स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं, व्यायाम को स्थान दिया जाना चाहिए। आध्यात्मिक क्रियाओं में 3 प्रकार की क्रियाएं होनी चाहिए। पहली मानसिक क्रिया, जिसमें साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास एवं भूगोल विषय होंगे। सौंदर्यात्मक क्रियाएं, इनमें कला और ललित कलाएं सम्मिलित होनी चाहिए। नैतिक क्रियाएं और धार्मिक क्रियाएं, इनमें हम धर्म और आचार शास्त्र समाहित करने होंगे। इसके बाद उन्नन ने पाठ्यक्रम में इस प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया, जिनमें शारीरिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, नैतिक क्रियाएं और धार्मिक क्रियाएं सम्मिलित थीं। उन्होंने कहा कि सामाजिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य की रक्षा और दैहिक सौंदर्य, बॉडी की सुंदरता की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमें फिजिकल एजुकेशन का भी को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें हमें शिष्टाचार, सामाजिक संगठन, नैतिक और धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विशेष प्रकार की रचनात्मक क्रियाओं में हमें शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए तंतु की संरचना करने का विज्ञान जानना चाहिए, साहित्य जानना चाहिए, कला जाननी चाहिए, संगीत जानना चाहिए, हमें विज्ञान जानना चाहिए, गणित जानना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए, भूगोल जानना चाहिए और पाठ्यक्रम में इन विषयों को रखा जाना चाहिए। फ्रॉबेल के अनुसार हमें धर्म और धार्मिक शिक्षण पर ध्यान देना चाहिए, प्राकृतिक विज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, भाषा पर ध्यान देना चाहिए, कला एवं कला की वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पाठ्यक्रम के बाद शिक्षण विधियां पर हम आते हैं कि शिक्षण विधियां किस तरीके की होनी चाहिए। तो शिक्षण आदर्शवादियों ने जिन शिक्षण विधियों को कहा उसमें सबसे पहले जिन शिक्षण विधियों को बताया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्रिएटिविटी के लिए हमें शिक्षण विधियों को मानना चाहिए। इसलिए आदर्शवादियों ने जिन शिक्षण विधियों को बताया उसमें सबसे पहली विधि सुकरात द्वारा बताई गई प्रश्न विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। प्रश्न के माध्यम से हम, तर्क के माध्यम से हम किसी के विचारों को जान सकते हैं।
प्लेटो ने संवाद विधि बताई कि यदि हम किसी के विचारों को जानना चाहते हैं तो उससे हम संवाद करें तो उनके अंदर के भावों को हम जान सकते हैं। अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को बताया। हीगल ने तर्क विधि लॉजिक मेथड बताया। हर्बर्ट ने अनुदेशन विधि बताई। फ्रॉबेल ने खेल विधि बताई। इस प्रकार उन्होंने इन विधियों द्वारा बच्चों को शिक्षित करने के लिए बताया। इसके बाद हम आते हैं आदर्शवाद और अनुशासन। अब हम जब बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के बाद अब हम आते हैं कि अनुशासन किस तरीके का होना चाहिए। तो आदर्शवादियों ने कहा कि बालक को स्वतंत्रता के साथ साथ प्रभावात्मक अनुशासन दिया जाना चाहिए। बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उन्हें कुशलता से सुदृढ़ बनाना चाहिए। उन्हें शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा बच्चों को आत्म अनुभूति द्वारा, यदि बच्चों के सामने एक आदर्शवादी शिक्षक होगा तो शिक्षक के व्यवहार से प्रभावित होकर वो प्रभाव के द्वारा, आत्म अनुभूति के द्वारा अनुशासन सीखते हैं और उसके द्वारा, अनुशासन के द्वारा वो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों को जब वो अपने आइडियलिस्टिक शिक्षक को देखते हैं तो उनके प्रभाव से प्रभावित होकर वो आत्म अनुशासन द्वारा अपने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और वो अपने अंदर स्वयं द्वारा अनुशासित होते हैं। उनके अंदर आत्म अनुशासन समाहित हो जाता है और वो स्वयं को अनुशासित करते हैं। उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः आदर्शवादियों ने प्रभावात्मक अनुशासन पर ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षक ही प्रभावशाली होगा, उसके आइडियाज़ अगर प्रभावशील होंगे तो वो व्यक्ति जरूर ही प्रभावशाली होगा। वो दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है, वो अपने स्टूडेंट को भी प्रभावित करेगा और अपने प्रभाव में लेकर स्टूडेंट जरूर सोचेगा कि हमें इस शिक्षक की तरह बनना चाहिए और वो आत्म अनुभूति द्वारा अनुशासित होगा। इसके बाद आदर्शवादियों ने विद्यालय के विषय में कहा कि आदर्शवादियों ने विद्यालय के को किस तरीके का होना चाहिए। आदर्शवादियों ने कहा कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां बालक आत्म अनुशासन में रहकर ज्ञान प्राप्त कर व्यक्तित्व का विकास करता है। वे विद्यालय को आदर्श वातावरण के रूप में देखते हैं। वो विद्यालय को लघु समाज के रूप में देखते हैं। फ्रॉबेल ने इस विषय में कहा, इस प्रकार विद्यालय समाज के लघु रूप में होता है। शिक्षा जीवन की स्थिति हो सकती है, तैयारी के रूप में नहीं, वरन एक समाज के निर्माण की भूमिका कर रही होती है। तो एक विद्यालय को ऐसा होना चाहिए जिसमें सब आदर्श विद्यमान हो और उस आदर्शों से प्रभावित होकर बच्चे उस समाज के हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख रहे हों। उस समाज से सीखकर उनमें सद्गुणों का विकास हो रहा हो। वो अपने द्वारा ही विकसित समाज के द्वारा अपना निर्माण कर रहे हों, अपने कर्तव्य का निर्माण कर रहे हों, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हों। अतः एक विद्यालय आदर्श विद्यालय तभी हो सकता है जबकि उसमें एक आदर्श विद्यालय की छवि होगी, विद्यालय में सद्गुणों का विकास होगा, विद्यालय में ईश्वर के प्रति आस्था होगी, सभी धर्मों का समान रूप से ज्ञान देना होगा। और इन सब को देखकर शिक्षक इस स्टूडेंट छात्र अपने आप आत्म अनुभूति द्वारा उन सारे गुणों को देख रहा होगा और उन गुणों के विकास के द्वारा वो सारे समाज को, वो सारे अपने आप को हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ नया लेकर वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा होगा। अब आदर्शवाद ने शिक्षक की भूमिका को किस तरीके से बताया है। आदर्शवाद ने कहा कि विद्यालय एक
बगिया होती है और छात्र एक कोमल पौधा होता है, शिक्षक एक माली होता है। इस प्रकार एक पौधे का विकास जिस तरह बिना किसी समुचित व्यवस्था के नहीं हो सकता, उसी प्रकार उस पौधे की देखरेख करना एक शिक्षक का कार्य होता है। जिस प्रकार माली एक पौधे को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को एक छात्र के प्रति ये दायित्व होना चाहिए कि उसमें ये गुण हैं, इन गुणों का विकास करना चाहिए। कौन सा गुण खराब है, उस गुण को खत्म करने के लिए उसे डांट कर नहीं, उसे समझाकर अच्छी तरीके से उसमें अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। इसलिए आदर्शवादी हमेशा ऐसे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं जो कि बहुत अच्छे ढंग से, जिस तरीके से समाज में अच्छे गुणों के लिए, एक अच्छे पौधे के विकास के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता होती है, अच्छे पानी की आवश्यकता होती है, अच्छी खाद का रोपण किया जाता है, अच्छी धूप की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार एक छात्र के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि इस छात्र में किस तरीके के गुण विद्यमान हैं, उसके अंदर किस तरीके के गुणों का विकास और किया जा सकता है, जिससे ये समाज के लिए अधिक उपयोगी बन सके, समाज के काम आ सके। उसमें इस तरीके के गुण, यदि उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए उसे अलग तरीके से, उसे प्यार से, उसे प्रेम पूर्वक, उसे उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, उन सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान देना जो उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे सब कुछ समझाना चाहिए। और उसे इस तरीके से, जैसे एक बच्चे की देखरेख की जाती है, जैसे एक पौधे की देखरेख की जाती है, उसी तरीके से शिक्षक को एक छात्र को नहीं, सभी छात्रों को उसी तरीके से हर छात्र को अलग अलग रूप से जिस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों को छात्रों तक पहुंचाया जाना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि आप इस बगिया में आए हो तो आप में बहुत अच्छे गुणों का विकास होगा, आप में बहुत सुंदर फूल खिलेंगे, आप समाज को महकाएंगे। महकाने के लिए आपके अंदर उन गुणों को विकसित किया जाएगा जिससे आप यहाँ से जाकर समाज में बहुत जिस तरीके के गुणों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, आप वहाँ पर उस तरीके की सुगंध को फैलाएं, उस तरीके के प्रेम को बढ़ाएं, उस तरीके की चीज़ों को आगे ले जाएं। इसलिए एक शिक्षक की भूमिका स्कूल तक सीमित नहीं रहती है, समाज तक सीमित नहीं रहती है। ये उनकी उपलब्धि तो तब होती है जब वो ऐसे शिक्षकों का, ऐसे शिष्यों का निर्माण करें, ऐसे शिक्षकों का निर्माण करें जो राष्ट्र के काम आ सके। यदि हम ऐसे शिक्षक बना लेते हैं तो हमारी आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार हम शिक्षक अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं और समाज के लिए इस तरीके के शिक्षक बनाते हैं जो समाज के लिए काम आए। हम समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाने के लिए छात्रों के अंदर फैली हुई विषाक्तता को दूर करें, उन्हें प्रेम भाव से हर चीज़ को समझाएं कि इन माध्यमों से हम समाज को बहुत अच्छा खुशनुमा बना सकते हैं, समाज में फैली हुई विसंगतियों को दूर कर सकते हैं, समाज में जो हो रहे बुरे कार्य हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो एक आदर्शवादी शिक्षक की ये भूमिका है कि हम इस तरीके के छात्रों का निर्माण करें, इस तरीके के शिक्षकों का निर्माण करें जो राष्ट्र के हित में कार्य करें, जो समाज के हित में कार्य करें, जो विश्व के हित में कार्य करें और हमारा राष्ट्र फिर से उन्नति की ओर अग्रसर हो और हमारा भारत उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। अतः एक आदर्शवादी शिक्षक की भूमिका यह है कि समाज में जिस तरीके की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप हम अपने विद्यालय में ऐसे शिक्षकों का निर्माण करें, ऐसे शिक्षकों में
ऐसे सद्गुणों का विकास करें जिससे वो समाज के हित में कार्य कर सकें, समाज के काम आ सके और हम सब गौरवान्वित हो सकें और हमारा विद्यालय भी गौरव से परिपूर्ण हो सके। इसलिए आदर्शवादी शिक्षक की भूमिका राष्ट्र के निर्माण की भूमिका के रूप में भी मानी जाती है। इसलिए हम राष्ट्र हित की बात ज़्यादा करते हैं। आदर्शवादी शिक्षक राष्ट्र हित की बात करते करते विश्व हित की बात भी करता है और हम उस परंपरा को मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सारा विश्व हमारा कुटुंब है और हम उस परिवार का एक रूप हैं। हम संसार में हर व्यक्ति को समान रूप से देखते हैं। हम इस तरीके के शिक्षक तैयार करें, हम इस तरीके के शिक्षक बने कि हम समाज में अपनी उन्नति करें, समाज की उन्नति करें और राष्ट्र की उन्नति करें। इसके लिए हमें आदर्शवादी शिक्षक होना बहुत आवश्यक है।